दोस्तों नमस्कार। पदयात्रा के जरिए राजनीतिक सत्ता को बदला नहीं जा सकता है। पदयात्रा राजनीतिक व्यवस्था के समानांतर कोई वैकल्पिक सोच बना नहीं पाती है। पदयात्रा सिर्फ उस दिशा में उठाया गया एक कदम होता है। इसलिए यह ना पूछिए कि हम दक्षिण से पूरब की तरफ कब चलेंगे। सवाल यह है कि जिस हालत में यह देश आकर खड़ा हो चुका है उसमें सब कुछ बायस्ड है, राजनीति से प्रभावित है, राजनीतिक सत्ता के हाथों वह खेल रहा है। तो बहुत सारे कदम उठाने होंगे। 4080 किलोमीटर चलने के बाद, 135 दिन गुजारने के बाद, इस दौर में 12 पब्लिक मीटिंग भी की और 100 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर लोगों से संवाद भी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगभग 13-14 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। चलते हुए लोगों से बातचीत हुई 275 जगहों पर, 100 से ज्यादा जगहों पर बातचीत बैठकर हुई। लाखों लोगों से मुलाकात, हाथ से हाथ पकड़ना, गले लगाना, संवाद बनाना, चाहे वो नागरिक समिति के लोग हों, कार्यकर्ता हों या फिर उस त्रासदी के मुक्त भोगी हो जो नफरत और घृणा से इस समाज में उन्हें हाशिए पर ढकेल चुकी है। और उसके बाद राहुल गांधी का लाल चौक पर तिरंगा फहराना और शाम में पत्रकारों से बातचीत करना। लब्बो लुबाब आपके जहन में अभी नहीं उभरेगा। दरअसल राहुल गांधी की इस पदयात्रा ने यकीनी तौर पर राहुल गांधी को बदल दिया है। तो क्या कांग्रेस भी बदलने को तैयार वाकई हो चुकी है? इस पदयात्रा ने दिल्ली को चौंका दिया है कि यह पदयात्रा कभी दिल्ली की तरफ देखती क्यों नहीं है। और दिल्ली जो ताकत का प्रतीक है उससे हटकर लगातार एक आंदोलन की शक्ल में यह पदयात्रा अगर बीते 135 दिनों से चल रही थी तो इसने दिल्ली की ताकत को कभी चुनौती क्यों नहीं दी? जो पत्रकार थे वो लगातार सोचते रहे ऐसे सवालों को दागा जाए जिससे लगे कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काउंटर में कोई नेता आकर खड़ा हो गया है, जो चुनौती दे रहा है अपने शब्दों के जरिए, बार बार अलग अलग सवालों के जरिए। इस जिक्र को और किसी ने नहीं, कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों ने ही पूछा। लेकिन इस देश के भीतर में क्या वाकई डिसेंट राजनीति हो सकती है? क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां पर किसी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर यह महसूस होने लगे कि इसके सरोकार और इसके संबंध और इसकी सोच और इसकी दृष्टि आम लोगों के साथ जुड़ी है? तो क्या यह भारत के भीतर राजनीतिक व्यवस्था के विकल्प की परिस्थितियों को तलाशती हुई एक ऐसी पदयात्रा है जिसने लोगों को सचेत किया है? और आने वाले वक्त में वो सचेत करने की दृष्टि जो है कई अलग अलग माध्यमों से नजर भी आएगी। यह सवाल आज इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि सीधे तौर पर कोई हमला मौजूदा राजनीतिक सत्ता पर नहीं किया गया यह सोचकर कि इससे राजनीतिक लाभ कोई मिल जाए। और बड़ी महीन बात अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर में की गई या श्रीनगर में कही गई उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल राजनेता या नेताओं के संपर्क और संबंध जो जनता से बनते हैं उसके बीच मीडिया होती है। कल तक वो बायस्ड नहीं थी, आज वो बायस्ड हो चली है। तो संवाद के तरीके भी बदलने होंगे। इसलिए सवाल सिर्फ पदयात्रा का नहीं है, ऐसे ऐसे बड़े कदमों को उठाने की जरूरत है जिसके जरिए इस देश में वाकई एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था बन सके। और उस व्यवस्था के दायरे में कौन नेता होगा, कौन सी पार्टी होगी, यह तब देखा जाएगा। और बिखरे हुए विपक्ष के आश्रय मौजूदा सत्ता की जीत को मत आंकिए। बिखरा हुआ भविष्य इस देश के भीतर में तो 1977 में भी था। उस वक्त क्या हो रहा था? जनसंघ विलय को तैयार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की एक अलग राह पकड़ी हुई थी, वामपंथियों की धुन कुछ और थी। जनता ने तय किया इंदिरा गांधी को हराना है और उसके बाद सारे राजनीतिक दल और नेता एक छतरी तले आकर खड़े हो गए। जेपी ने भी तब नहीं सोचा था कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली जाए। तो आज की तारीख में कोई कैसे सोच सकता है? सोचेगी जनता। और जनता सोचेगी कब? जब नेता जनता के बीच उनसे कांधे से कांधा मिलाकर और कदम ताल करते हुए इस तरीके से चले जहां नेता और जनता का भेद आपको मिटता हुआ दिखाई दे।
तो जो पदयात्रा खत्म हुई और सामने जो नई चुनौती है, इस बीच में आज खुद को खड़े कर लीजिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इस पदयात्रा ने इस देश को कौन सा पाठ दे दिया है और वो कौन सी ताकत है जिसकी जानकारी राहुल गांधी को पहले दिन से थी। कोई माने या ना माने, लेकिन कोई दूसरा शख्स मानने को तैयार नहीं था कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर पहुंच सकते हैं और इस दौर में वह कोई ब्रेक नहीं लेंगे, कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे, यानी भटकेंगे नहीं, सब कुछ चलते रहेगा। वो शख्स जानता था उसे पैदल चलना है, उसे पता था वह जिस विरासत को ढो रहा है, उस विरासत का मतलब यह था कि दरअसल वह कुछ भी करे वह कांग्रेस के नेता के तौर पर होगा, नेहरू गांधी परिवार की विरासत को थामे हुए होगा। और शायद इसीलिए जब मनमोहन सिंह के दौर में जब उन्होंने जिस कागज को फाड़ा था, उस कागज में जो दर्ज था वो अपराधियों को बचाने के लिए इस संविधान के भीतर जिस अमेंडमेंट की व्यवस्था की गई थी और जो सरकार की तरफ से जारी किया गया था पर्चा, उसे फाड़ा था। लेकिन इस दिशा में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आखिर जो अपराधी होते हैं उन्हें बचाने की दृष्टि क्यों होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि वो तमाम परिस्थितियां, तमाम विरासत एक झटके में राहुल गांधी ने उस कवच को उतार दिया।